ठीक है भाई, स्टार्ट करें। हाँ भाई, तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब बताओ। इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अनदर करेंसी। तो एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर बात करो कितने टाइप का है? ये तीन टाइप का, दैट इज फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था हमने? तो इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड आइदर बाय द और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्स करती है। ऑल द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट दिस प्रीडिटरमाइंड रेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसी रेट पे ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। अब एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, क्या करता है? इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी बिकॉज एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैन ऑपरेट फ्रीली विदाउट हैविंग द नोशंस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर्व करता है? स्पेकुलेशन, बिकॉज स्पेकुलेशन अराइजेस इन द एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी बट फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनवायरमेंट टू ऑपरेट, ठीक है। और क्या कंट्रोल करता है? इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकता है बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स टू गो अप। वेरी गुड। उसके बाद इनेबल क्या करता है? कैपिटल मूवमेंट बिकॉज इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। तो वो ज्यादा के इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस कराई थी। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर पाता, ठीक है। आज अटेंड करके जाना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है? ये रोकता है ना। और इसमें क्या चाहिए होता है? ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी है। सब सारी बातें बताई थी। और एक, हाँ, एक और बताई थी मैंने, बताओ भाई। एक लास्ट बात और बताई थी, लैक ऑफ कंपटीशन। अरे आप लोग भूल जाते हो यार, लैक ऑफ कंपटीशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। फिर हम किस पे आ गए थे? फ्लेक्सिबल पे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम कौन सा है? विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस है market supply. So it is determined by the forces of market demand and market supply. So it keeps on changing with the change in demand and supply of foreign exchange, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डिमांड बनाई है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? डिटरमाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट कितना है? 60 रुपीज पर ना, 60 रुपीज पर डॉलर। और इस रेट पे कितने डॉलर्स डिमांड और सप्लाई करे जा रहे हैं? 10 मिलियन डॉलर्स आर बीइंग डिमांडेड एंड सप्लाइड, ठीक है। हाँ भाई, फिर एडवांटेजेस पे आ गए थे। मैंने बोला था जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वो इसकी। अब तुम्हें यहाँ पे कवर हो जाएगा टॉपिक। समझ में आ गई बात? उसकी डिसएडवांटेजेस तो छोटी थी तुम्हारी, वो एडवांटेजेस में मैं कवर करा दूंगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वो इसकी, हाँ, और जो उसकी एडवांटेजेस थी वो इसकी क्या बन जाएंगी? डिसएडवांटेजेस। कैसे बनेंगी वो मैं बताता रहूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यहीं तक तो करा था। तो लास्ट क्लास के अंदर, हाँ बोलो। हाँ मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ बेटा, पहली एडवांटेज बताओ इसकी क्या होगी? इसकी डिसएडवांटेज थी अनेबल टू इंप्रूव, अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स बीओपी। बट इट ये क्या करता है? इट इंप्रूव्स एडवर्स बीओपी। एडवर्स बीओपी को क्या करता है? इंप्रूव। हाँ भाई, याद है आप लोगों को एडवर्स बीओपी क्या होता है? ये सामने मैंने जो लिख रखा है एडवर्स बीओपी। पहली बात मैंने आपको बीओपी का मतलब बताया था, अगर आप लोग भूल गए तो बेटा बीओपी क्या है? बीओपी एक अकाउंट है। क्या है? एक, जैसे फर्नीचर अकाउंट बनता है, अकाउंट्स के अंदर बनता है, ठीक है ना। मशीनरी अकाउंट बनता है, ऐसे बीओपी भी क्या है? एक अकाउंट है, ठीक है ना। तो अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? अकाउंट के अंदर हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे बीओपी के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? एक्सपोर्ट्स की ट्रांजैक्शंस और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो इस अकाउंट को हम बीओपी बोलते हैं। तो वो अकाउंट जिसके अंदर क्या रिकॉर्ड होती है? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की ट्रांजैक्शन, उसको हम बीओपी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। देविक सेकंड देखने जा गया। यार रितेश, टाइम पे आया करो। आओ, गेट बंद कर देना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये बीओपी कितने टाइप का हो सकता है जरा बताएंगे? 3 टाइप का, ठीक है। एक होता है फेवरेबल बीओपी, एक होता है बैलेंस्ड बीओपी, और एक होता है अनफेवरेबल बीओपी। अनफेवरेबल को हम, मैंने बताया था, एडवर्स भी बोलते हैं। सुनते रहना, क्या बोलते हैं? एडवर्स। अब बीओपी फेवरेबल कब होता है? जब हमारी कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है और इंपोर्ट क्या करती है? कम। अगर हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो रहे हैं तो बीओपी क्या रहता है? बैलेंस्ड। बट हमारी कंट्री ज्यादातर पता है किस में रहती है? एडवर्स में, अनफेवरेबल में। तो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कम करती है और इंपोर्ट
ज्यादा करती है, इंडिया की ये कंडीशन रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इंडिया ज्यादातर किसमें फंसा रहता है बताओ? अनफेवरेबल में, एडवर्स में, क्योंकि हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कम करती है और इंपोर्ट ज्यादा। अभी सिचुएशन गलत है ना, इसको करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करोगे? वेरी गुड। हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं कंट्री के। समझ में आ गई बात? एक्सपोर्ट बढ़ा के किससे ज्यादा एक्सीड कर दो? इंपोर्ट से। कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करो। ये हाँ, और वो तभी हो पाएगा जब हमारी कंट्री का रेट क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल। अब ऐसा क्यों? वो ढंग से सुनो। मैं कह रहा हूं, मैं $1 में उनसे बोल रहा था कि भाई $1 खर्च करो और इंडिया से लो, हम आपको कितने रुपए का सामान देंगे। तो वो लोग $1 स्पेंड करके इंडिया से $60 का सामान ले जाते थे। बट आज मैं उनसे बोल रहा हूँ कि लो भाई $1 स्पेंड करो और इंडिया से कितने का सामान ले जाओ? 80 का। बताओ मुझे, उनको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? क्योंकि $1 में कहा 60 का ले जा रहे थे, आज $1 में 80 का, ₹20 ज्यादा सामान ले जा रहे हैं, है ना? तो वो लोग ज्यादा खरीदेंगे या कम? जल्दी बताओ, वो लोग ज्यादा खरीदेंगे या कम? ज्यादा। और ज्यादा खरीदेंगे तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब ये हो कहाँ सकता है मुझे बताओ? ये तब जब, हाँ, जब हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो, अगर ये फिक्स रहता तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट रुका हुआ रह जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन करेक्ट नहीं हो पाती। तो अगर हमारी कंट्री की एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन चल रही है, ऊपर से हमने फिक्स्ड फॉलो कर लिया, तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता और ये एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऐसी रह जाती। बट अगर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को करेक्ट करना है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो मुझे बताओ कौन इंप्रूव करता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन? फ्लेक्सिबल। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट लिखो, बताओ नेक्स्ट। प्रमोट्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हाँ भाई चारू, क्या लिखेंगे इसके अंदर? राधिका बेटा, मैंने डिसएडवांटेजेस पढ़ाई हैं, लिखो। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम promotes exports of the country. Flexible exchange system promotes exports of the, as, बताओ भाई, as depreciation of domestic currency is possible. Depreciation of domestic currency is possible. थोड़ा और लिखवाऊंगा इसमें डिटेल में, ठीक है? बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो when domestic currency, हाँ, when domestic currency depreciates, then goods available in the domestic market, goods available in the domestic market becomes relatively cheaper for foreigners, and as a result, बताओ भाई, हाँ, and as a result exports increases। समझा सकता है कोई ये मेरे को, आप लोगों में से ऑनलाइन? बताओ भाई। हाँ भैया। राधिका बताओ।
भैया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सपोर्ट जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है उसकी वैल्यू, तो जो गुड अवेलेबल होते हैं डोमेस्टिक मार्केट में वो चीपर हो जाते हैं, तो इससे फॉरेनर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से खरीदता है और हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है ना, मैं बताता हूँ। ठीक है ना, जब सागर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब है कि हाँ हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। एक डॉलर में पहले कितने आ रहे थे? 60 रुपए। अब सागर नीचे क्या लिखूं? पक्का ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है? पक्का? क्यों? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, तो एक डॉलर में पहले कितने आ रहे थे? आज एक डॉलर में कितने आ रहे हैं? 80। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? कम। पहले मुझे बताओ, वो एक डॉलर में 60 रुपए का सामान खरीद सकते थे और आज एक डॉलर में, तो वो ज्यादा खरीदेंगे या कम? तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया तो हमारे लिए फायदे की बात है, ये नुकसान की बात नहीं है। हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ पे ये लिखवाया है, देखो क्या लिखवाया है। व्हेन डोमेस्टिक करेंसी, बताओ भाई, डेप्रिशिएट्स, बताओ, देन गुड्स अवेलेबल, जो कहाँ पे अवेलेबल है? हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में, बिकम्स रिलेटिवली, किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए, तो वो ज्यादा खरीदते हैं। तो एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्रीज, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम क्या करता है? एक्सपोर्ट्स को क्या करता है? प्रमोट करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो थर्ड बताओ। थर्ड लिखो, लेस रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, less reserve of foreign currency is required. हाँ भाई बताइए क्या लिखना है इसके अंदर? लेस रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड। लिखो, अंडर फ्लेक्सिबल, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेस रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड, फॉरेन करेंसी, लेस रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी is required as flexible exchange rate, as flexible exchange rate promotes exports of the country, promotes exports of the country। ठीक है भाई? जरा बात को ठीक से सुनना। हाँ भाई, अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो कर रही होती? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो हमारी कंट्री को ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी चाहिए होता। क्या मतलब है इस बात का? लास्ट क्लास के अंदर मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया था, फिर मेरे को लग रहा है डिटेल में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सागर ने अटेंड नहीं करी थी इसलिए बता रहा हूँ। देखो भाई सागर, ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई क्या करता है? हमारी कंट्री के अंदर जितना भी बाहर से डॉलर, पॉन्ड्स, यूरो, जितनी फॉरेन करेंसी आती है उसको अपने पास रखता है। ठीक है, आरबीआई हैज इज द सोल कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो अपने पास क्या मेंटेन करता है? रिजर्व। किसका? फॉरेन करेंसी का। कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। ठीक है ना, अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों है, क्यों मेंटेन करता है? तो हमें बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जो मीट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमें इंपोर्ट करनी होगी ना, इंपोर्ट्स जब खरीदना होगा, तो वो रुपीज नहीं लेते, वो रुपीज एक्सेप्ट नहीं करते, वो डॉलर्स एक्सेप्ट करते। तो हमें पेमेंट किस में करनी पड़ती है? डॉलर। तो मान लो हमें ऑयल खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, हम तो खरीदते रहते हैं ना, तो हम किस में पेमेंट करते हैं? डॉलर में। तो हमें क्या चाहिए होते हैं? डॉलर। डॉलर हमारे पास आते कहाँ से? जब हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। जब हम अपना सामान बेचते हैं तो हम उनसे क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं?
डॉलर एक्सेप्ट हम तो कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, अप्रिशिएटेड, सबको पता है जिसके पास डॉलर पड़ा है वो मजबूत आदमी है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, क्लियर है? तो सब डॉलर अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, कोई भी वीक करेंसी अपने पास रखना नहीं चाहता। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका रिजर्व आरबीआई मेंटेन करती है। अब मैं कह रहा हूं अगर हम क्या फॉलो कर रहे होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो हमें पता है हमें ह्यूज रिजर्व चाहिए होता, हमें पहली से ज्यादा रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो करेगी, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ना डाउन हो जाएंगे अगर हम फिक्स्ड करेंगे, और हमारे पास डॉलर आना बंद हो जाएगा। तो आरबीआई पहले से तैयारी करने लगती है, अगर हम फिक्स करने वाले हैं तो अपने पास क्या मेंटेन कर लेती है, ह्यूज रिजर्व। बट मैं कह रहा हूं हम तो क्या फॉलो कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल। बेटा हम तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहे हैं। अब फ्लेक्सिबल कर रहे हैं तो हमारे पास लेस से काम चल जाएगा, कम से भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल तो एक्सपोर्ट्स को क्या करता है, तो हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हाँ डॉलर आ जाएगा, फिर से हम मेंटेन कर लेंगे रिजर्व। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो फ्लेक्सिबल की एक एडवांटेज है कि लेस रिजर्व से काम चल जाता है, आरबीआई को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम लेस रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड, एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, एक लास्ट बात पे आ जाते हैं, वो लिख लिया था आप लोगों ने, लिखो, ब्रिंग्स competitiveness, लिखो फ्लेक्सिबल flexible exchange rate system brings competitiveness. Flexible exchange rate system brings competitiveness in the economy. Flexible exchange system brings competitiveness in the economy as exchange rate keeps on changing, as exchange rate keeps on changing, full stop, as exchange rate keeps on changing। ठीक है, लिख लिया सबने? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुनना, प्रैक्टिकल बात भी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं बेटा अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो कर रही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, यानी एक्सचेंज रेट क्या होता रहता है, हाँ चेंज होता रहता है ना, तो इससे हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा बताओ, कंपटीशन आएगा। क्या आएगा? कंपटीशन। अभी किस चीज का कंपटीशन है और कंपटीशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? पहली बात, कंपटीशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के अंदर, इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होती है? अगर आपस में कंपटीशन रहेगा प्रोड्यूसर्स के बीच, हाँ तो क्वालिटी क्या होती रहेगी, इंप्रूव होती रहेगी। अच्छी बात है क्वालिटी इंप्रूव होना, ठीक है। हाँ बट ऐसा क्या होता है, फ्लेक्सिबल की वजह से ही कंपटीशन आता है, फिक्स की वजह से क्यों नहीं आता? पहली बात, अब मेरी बात को ढंग से सुनना, मैं कुछ बहुत इंटरनेशनल बात बताने जा रहा हूँ, मतलब सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी ग्लोबली बात बता रहा हूँ। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जिस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है, जो कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाती है, उस कंट्री की करेंसी जो होती है वो भी स्ट्रांग होती चली जाती है। क्या बोला मैंने, दोबारा बताओ? स्ट्रांग होती चली जाती है। जिस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा उस कंट्री की करेंसी क्या होती जाएगी, स्ट्रांग। अभी आगे पढ़ाऊंगा इस बात को, बट अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो यानी करेंसी किस पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट्स पे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, आप मेरे से पूछो सर ये जो कंट्रीज हैं, यूएस है, चाइना है, ये इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी क्यों है? इसका रीजन है बेटा, इनकी कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। यूएस सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, फेसबुक कहाँ की है, यूएस की। गूगल कहाँ की है, यूएस की। जितनी बड़ी बड़ी सर्विसेज कंपनीज हैं, ठीक है, वो कहाँ की हैं, यूएस की। इवन यूएस क्रूड ऑयल पे भी अपना बहुत बड़ा कब्जा कर चुका है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए
ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, कुछ गल्फ कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया की, इनको ओपेक बोला जाता है। ये ऑयल पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई करती हैं। इसके बराबर आ गया यूएस। यूएस ने जब से इराक और ईरान पे क्या कर लिया था कब्जा, ऑयल उनके उनके ऑयल रिजर्व पे, तब से यूएस भी क्या बन गया है, ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वजह से ध्यान रखना, यूएस बहुत आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि उसने पूरी दुनिया को अपने ऊपर क्या कर रखा है, डिपेंडेंट। ऐसे चाइना ने कर रखा है। यहाँ पे इंडिया में ज्यादातर प्रोडक्ट मेड इन चाइना। जिसने अपने ऊपर दूसरे को डिपेंडेंट कर लिया वही करता धरता है। समझ रहे हो मेरी बात को? पूरी दुनिया उस पर डिपेंड हो जाती है, उसकी चलती है। यानी किस चीज का खेल चल रहा है पूरे दुनिया में? एक्सपोर्ट का। किसका? जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा, यानी उसने दूसरे को अपने ऊपर क्या कर रखा है, डिपेंडेंट कर रखा है, उसकी चलेगी भाई। ठीक है। अब मेरी एक बात समझ में आ गई, अब दूसरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं तो आपसे कोई खरीदे क्यों? कंट्री का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े? इंडिया हम अब बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा? तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कैसे बढ़ाएं एक्सपोर्ट? सामने वाला कब खरीदेगा आपसे? या तो आप ऐसा प्रोडक्ट दो जो कहीं है ही नहीं, है ना, कोई नहीं बना रहा, सिर्फ आप ही बना रहे हो, तो आपसे खरीदेंगे। ऐसे आपकी बस की है नहीं। ठीक। या तो क्या दो, या ऐसा प्रोडक्ट जो अवेलेबल है बट आप उसको सस्ता दे रहे हो, तो आपसे खरीदेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब है कि आपको अपना प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी इंप्रूव करना पड़ेगा, और आपको अपना प्रोडक्ट सस्ता देना पड़ेगा, है ना। और पता है, इसी को तो क्या बोलते हैं, कंपटीशन। इसी को क्या बोलते हैं? यानी ये बात सिर्फ पता है कहां आती है, फ्लेक्सिबल के अंदर। क्योंकि जब आप चाहते हो कि आपकी करेंसी क्या हो, सबसे आगे जाए, एप्रिशिएट, तो आप क्या करते हो, क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हो और कंपेटिटर से compete करना स्टार्ट करते हो, ताकि आपकी करेंसी क्या होने लगे, एप्रिशिएट होने लगे। तो ये सारी बातें होती कहाँ है, जब एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल। बट अगर आप एक्सचेंज रेट को क्या कर दो, फिक्स, तो मैं सोचूंगा यार मैं कितना भी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना लूं, ठीक है, बेचना मेरे को 60 में पड़ेगा, कोई फायदा थोड़ी है। वहां कंपटीशन नहीं आएगा। कंपटीशन कब आएगा? जब मेरे को लगेगा एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब बात समझ में आ रही है? तो बेटा जो एक्सचेंज रेट है अगर फ्लेक्सिबल हुआ, तो इकोनॉमी के अंदर हमारे कंपेटिटिव स्पिरिट आती है प्रोड्यूसर्स के बीच में, वो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आपने उनको सेफ जोन में डाल दिया कि हमने एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स्ड, वो कंपीट करना छोड़ देंगे, जो बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे। तो इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन आना इंपॉर्टेंट है अगर आपको दूसरे से आगे निकलना है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। क्या ये एडवांटेज के इकोनॉमी के अंदर क्या आएगा, कंपटीशन, अगर हम क्या फॉलो करेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? चार एडवांटेज बता दी। पहली अभी पढ़ी, अभी भूल गए, सोचो पेपर के टाइम क्या हालत होगी। वेरी गुड। इंप्रूव्स एडवर्स बीओपी एक्सपोर्ट्स, बट प्रमोट लिख क्या हो गया क्या है? या मैं वहां पे मैं आऊंगा बताने भैया प्रमोट, फिर मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट, तब लिखोगे प्रमोट एक्सपोर्ट्स। उसके बाद ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड, ये तुम बाद की लाइन मेरे लिए क्यों छोड़ते हो? उसके बाद हाँ, ब्रिंग कंपेटिटिवनेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब भाई इसकी डिसएडवांटेज लिखनी है, तो याद करो किसकी एडवांटेजेस, फिक्स्ड की। फिक्स की एडवांटेजेस तो आती है सबको। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही लिखवाओगे डिसएडवांटेजेस, मैं नहीं बताऊंगा। पहले हेडिंग डालो डिसएडवांटेजेस। जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो एक बात प्लीज यहां से लेके जाया करो, दैट इज कि वो चीज आप याद करके जाया करो यहीं से। एक बारी पढ़ा, एक बारी में याद होगा, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको लॉजिकली पढ़ा करो, रटा मत करो, ठीक है भाई। चलो, पहली डिसएडवांटेज बताओ फ्लेक्सिबल की। वो इंश्योर करता था स्टेबिलिटी, ब्रिंग्स इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, लिखो। इट ब्रिंग्स, तो इट ब्रिंग्स मत लिखो, क्या रोकना, लिखो इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, सीधे डायरेक्ट लिखो। इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, लिखो। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट
system brings in stability and uncertainty in the economy as exchange rate keeps on changing very quickly keeps on changing very quickly ठीक है भाई फर्स्ट डिसएडवांटेज समझ में आ गई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम की क्या क्या लेके आता है इट इंश्योर्स या इट ब्रिंग्स इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्ट दोनों का मतलब अलग है इनस्टेबिलिटी का मतलब कि एक्सचेंज रेट क्या होता रहता है तो इस ट्रांजैक्शन एकदम से बढ़ जाती हैं एकदम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन कंट्री में एकदम से बढ़ जाती है एकदम से ये इनस्टेबिलिटी रहती है अनसर्टेनिटी का मतलब कि मेरे को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है हो सकता है रुपीज का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर एकदम से बहुत कम आ गया या बढ़ गया ये नहीं पता मुझे फ्यूचर में क्या होगा ठीक है बट चेंज तो होता रहेगा दैट इज इनस्टेबिलिटी ठीक है तो हम दोनों लिखते हैं इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी नेक्स्ट बताओ आप बताओगे आप नहीं बताया था पहला वाला भी कर्व्स स्पेकुलेशन तो वो रोकता है तो ये क्या करता है एनकरेज करता बढ़ाता है स्पेकुलेशन को ठीक है ना तो हाँ लिखो एनकरेजेस स्पेकुलेशन तुम्हें कोल्ड रखा है क्या है ठंडे पानी के हैं तुम पागल वागल हो क्या नहीं भाई ये सब आदत चेंज करो ये बहुत अफेक्ट करेगी तुम्हारी बॉडी को चेंज करो इन सब चीजों को यार हाँ एक सेकंड रुकना लिखो हम्म सबका ना क्या होता है सबकी एक ज्यादा वर्क करती है और एक कम कभी भी चेक करना सबकी और एक बिल्कुल ही नहीं करती हड्डी बढ़ जाती है पता है लिखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम encourages speculation in the economy ठीक है कंटिन्यू करो speculation हाँ arises in the environment of हाँ in the environment of uncertainty and flexible exchange rate provides provides
An uncertain environment. An uncertain environment. पता नहीं. Comma. Therefore. हाँ. Therefore it encourages speculation. स्टैप पे लिखना आसान बात नहीं है. तुम्हें लगता है ना देखने में, अभी लिखवाऊंगा. अभी तुम देखना ना. हाँ भाई. स्पेकुलेशन को एनकरेज करता है कौन? फ्लेक्सिबल. फिक्स तो क्या करता था? कर्व करता था. ये उसको क्या करता है? बढ़ाता है. क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन कब लगती है? अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में. और ये अनसर्टेन ही है. अभी मैंने देखो पहला पॉइंट क्या लिखवाया, पता ना सर? इनस्टेबिलिटी एंड, है ना? तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा था? आंसर. मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या है ना, ये क्योंकि चेंज हो. और जब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, तभी तो सट्टा लगता है. अगर मुझे पॉसिबिलिटी भी लगता है, अगर मेरे को एक बात बताओ, पता है कि फ्यूचर में यही होगा, पूरे साल यही रहेगा, तो एक्स सट्टा लगेगा ही नहीं. तो सट्टा कब लगता है? जब एनवायरमेंट क्या है. अच्छा, और मैं कौन से सट्टे की बात कर रहा हूँ? आईपीएल के सट्टे की बात कर रहा हूँ. कौन सट्टे की बात कर रहा हूँ? स्टॉक की नहीं. स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग, करेंसी की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ. वेरी गुड. चलो थर्ड बताओ जल्दी. वो रोकता था ना, ये इम्प्रूव नहीं. इंक्रीज इन्फ्लेशन या सिर्फ एनकरेजेस इन्फ्लेशन. ठीक है ना? हाँ. हम डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ना फ्लेक्सिबल के. वो रोकता था क्योंकि इंपोर्ट्स के प्राइस को बढ़ने नहीं देता था. यहाँ पे इंपोर्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं. ठीक है, लिखो. बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है चारू और राधिका? हाँ भैया। हाँ वेरी गुड. भैया. लिखो. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट प्रोजेक्ट पूछो इनसे. फिर प्रोजेक्ट इस टाइम मिले हुए है ना. तुमने बना लिया प्रोजेक्ट? आप लोगों ने बना लिया? चारू और राधिका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए आपके? हाँ भैया। हाँ भैया. सारे कंप्लीट कर दिए? हाँ भैया। चलो बढ़िया है. 5 फाइल बनवाई है. कितने में? 45. हाँ ये तो कम दिए हैं उसने. एक एक फाइल के 2,500 रुपए लगते हैं. बट वो फाइल भी फाइल होती है अच्छी फाइल के. ये नहीं कि ऐसे लिख के दे दिया. नहीं, मैं बता रहा हूँ ना. मैंने मैंने कुछ बच्चों की बनवाई थी ना, 2,500 रुपए से कम नहीं लगता अच्छी फाइल की. वो फाइल बट ऐसी होती है कि तुम देख के डर जाओगे कि ये फाइल बनाई है. हाँ, वो तुम वहां लेके जाओगे ना, वो खुद ही बोल देंगे तुमने नहीं बनाई है. ये बनवा के लाए. हाँ, बट वो फाइल बहुत लेवल की होती है भाई साहब. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एनकरेजेस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. देखो म्यूट करने दो. Flexible exchange system encourages inflation in the economy. In the economy, as it allows the prices of imports to go up. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर किसके प्राइस बढ़ जाते हैं? इंपोर्ट्स के प्राइस
और इंपोर्ट्स की प्राइस बढ़ गए तो कैसे बढ़ेगी महंगाई? क्योंकि मेरा यहाँ पे सामान बनाना महंगा हो जाएगा, तो फिर मैं उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्राइस बढ़ा दूंगा। तो प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स गो अप, तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ जाते हैं कमोडिटीज को, और इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर आ जाती है। ठीक है, महंगा बनाएंगे महंगा बेचेंगे। ठीक है, इस वजह से। वेरी गुड। ठीक है, लास्ट बता दो। restricts capital movement. Flexible exchange rate, लिखते रहो बस तुम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अभी स्टार्ट हो, अभी तुम्हें पता चलेगा सिलेबस में क्या क्या है। अभी तो तुम्हारी कितनी क्लासेस हुई है? 5-6 क्लासेस हुई होंगी। ठीक है, अभी तुम्हें पता चलेगा, आराम से बैठे रहो। ठीक है, हाँ। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट restricts capital movement in the economy. मैं कभी ये नहीं लिखवाता कि डिक्रीज करता है, मैं ये लिखवा रहा हूँ रेस्ट्रिक्ट, रोक देता है कहीं ना कहीं। तो मैंने ये कभी कभी नहीं लिखवाया कि डिक्रीज करता है। ठीक है, तो डिक्रीज तो कोई कुछ नहीं करता, रेस्ट्रिक्ट एक जगह बढ़ना और चाहिए था, उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, थोड़ी तेजी से, बस थोड़ी तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो हर जगह मैंने रेस्ट्रिक्ट लिखवाया वर्ड, ये बात ध्यान रखना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेस्ट्रिक्ट्स कैपिटल मूवमेंट इन द इकोनॉमी एज इट decreases the confidence of foreign investors in the economy. बस। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट है हमारा ये, उसका होमवर्क दूंगा एक। बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है कैपिटल मूवमेंट को। बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वो कम आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर रहेगा कि जिस रेट पे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, अगर रेट बढ़ गया तो हम उस रेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं ले जा पाएंगे, हमें महंगा पड़ेगा यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले जाना। तो कहीं ना कहीं लोग डरते हैं और कम आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। बट अगर फिक्स रहता तो ज्यादा आते। ठीक है, उनको पता है कि जिस रेट पे लेके आए थे उसी रेट पे वापस लेके जा सकते हैं। इस वजह से इतनी बात समझ में आ गई? सब बात बता रखी है डिटेल के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, तमीज से लिख के लाना। लिखो जरा क्वेश्चन। डिफरेंशिएट between fixed and flexible exchange system. Fixed and flexible exchange rate system. ठीक है, दो पे ऐसे सेपरेशन क्रिएट करना। ठीक है, यहां पे लिखना फिक्स्ड और यहां पे लिखना फ्लेक्सिबल। और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे लिखना बेसिस। ठीक है, बेसिस में सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना आता है मीनिंग, तो पहले मीनिंग लिखना, उसके बाद जो भी स्पेकुलेशन, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स या कुछ भी लिखना है, कैपिटल मूवमेंट, सब लिखते रहना। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। कम से कम 6 पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट लिखने हैं? मिनिमम 6 पॉइंट्स, ध्यान रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जैसे यहाँ पे मीनिंग हुआ तो उसका मीनिंग लिखो पहले, डेफिनेशन। फिर यहाँ लिखा है स्पेकुलेशन, तो यहाँ लिखना इट कर्व्स